प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है विलयन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग विलयन चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे 2024 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर आप भी 12th का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज हो रहा है चैप्टर नंबर 2 का विलयन का। ठीक है, तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न है विलयन। हम लोग का चैप्टर का नाम है 2 का विलयन ही, तो विलयन का ही डिफिनेशन पूछ रहा है। सबसे पहले विलयन ही जानते हैं कि विलयन क्या है। ठीक है, विलयन को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा विलयन 2 या 2 से अधिक अवयवों का सामग्री मिश्रण है। ठीक है, क्या है? 2 या 2 से अवयवों का सामग्री मिश्रण है। ठीक है, सामग्री मिश्रण अर्थात मिश्रण में सभी जगह इसका संघटन का वह गुण समान है। ठीक है, गुण क्या है? समान है। ठीक है, और विलयन का इससे भी आसान और शॉर्ट तरीका में आंसर दे सकते हैं कि जो जल में घुल जाए विलयन कहलाता है। ठीक है, तो आइए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है मान लीजिए कि 2 पदार्थों को मिलाकर एक ठोस विलयन बनाया गया, जिनमें एक के कण बहुत बड़े एवं दूसरे के कण बहुत छोटे हैं। यह ठोस विलयन किस प्रकार के होने की संभावना है? ठीक है, जो ठोस विलयन होगा वो किस प्रकार के होने की संभावना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ठोस पदार्थ जिनके अवयवों का आकार छोटा होता है। ऐसे अवयव ज्वालक स्थान पर जगह घेरते हैं तथा वे अवयव जिनका आकार बड़ा होता है वे ज्वालक विलयन बनाते हैं, जैसे टंगस्टन। ठीक है, कार्बन संयोग कर ज्वालक ठोस बनाते हैं। ठीक है, छोटे विलयन अवयव अंतराकाशीय रिक्ति पर जगह बनाते हैं। ठीक है, टंगस्टन कार्बन कठोर ठोस पदार्थ हैं जो विलयन के उदाहरण है। ठीक है, ठोस पदार्थ में आता है टंगस्टन, कार्बन क्या है तो ठोस पदार्थ में आते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। अब तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है वर्णन करें कि अनादर्श विलयन राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, प्रश्न क्या कहा कि विलयन जो है राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है, इसको वर्णन करना है। तो तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करता है तो यह अनादर्श विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार के विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा प्रयुक्त किए गए वाष्प दाब से या तो अधिक होता है या तो कम हो जाता है। ठीक है, उसके वाष्प से क्या होता है? वाष्प दाब से या तो कम होता है या तो ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला यानी चौथा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का निम्न शर्तों पर वांट हाफ गुणक है। ठीक है, निम्न शर्तों पर वांट हाफ गुणक है। पहला में कह रहा है 1 के बराबर होता है, दूसरा में है 1 से बड़ा होता है, तीसरा है 1 से छोटा होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला में हो जाएगा I बराबर 1 यदि विलयन में न तो वियोजित हो तथा न ही संयोजित हो। ठीक है, पहला का हो गया। दूसरा में है I 1 यदि विलयन में वियोजित हो जाए। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा में कह रहा है I 1 यदि विलयन में संयोजित हो जाए। ठीक है, तो तीनों का आंसर हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 5वां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का क्या कारण है कि स्थिर कवाथ विलयन संगठन परिवर्तन बिना ही अलग किए जा सकते हैं।
बिना संगठन परिवर्तन ही अलग किए जा सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्य मिश्रण में उपस्थित दोनों अवयव वाष्पित होकर समान संख्या में मोल अंश दर्शाते हैं। जब इन्हें गर्म किया जाता है, ठीक है, जब इन्हें गर्म किया जाता है तब क्या होता है, तो मोल अंश दर्शाते हैं। ठीक है, तो 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला यानी 6ठा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न है, कुछ पदार्थों की घुलनशीलता ऊष्माक्षेपी है तथा कुछ के लिए यह ऊष्मा शोषी क्यों। ठीक है, कुछ के लिए ऊष्माक्षेपी है और कुछ के लिए क्या है, ऊष्मा शोषी है। तो क्यों है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यदि विलयन में विलेय विलायक में मध्यम आकर्षण बल अधिक है तब ऊष्मा उत्पन्न होता है और घुलनशीलता प्रकार में ऊष्मा शोषी है। यदि विलेय विलायक के मध्यम आकर्षण कम है तब यह प्रकार में ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, तो 6ठा नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। तो 7वां नंबर प्रश्न है, प्रभावी आसवन विधि जल को एथाइलन एल्कोहल से अलग नहीं किया जा सकता है, क्यों। ठीक है, अलग क्यों नहीं किया जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 95.4% एथिलाइन एल्कोहल तथा 0.6% जल स्थिर कवाथी विलयन बनाते हैं। ठीक है, 351.1 के ताप पर अतः दोनों को अशक्त किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है, तो अशक्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला यानी 8वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न ध्यान से समझिए। किसी ताप पर बेंजीन और टॉल्यून मिश्रण का वाष्प दाब को mm में दर्शाया गया है जो निम्न है। ठीक है, P बराबर कितना है, 100 गुने प्लस 60, जहाँ x बेंजीन के लिए मोल अंश इस ताप पर शुद्ध अवयव के लिए वाष्प दाब ज्ञात करें। तो प्रश्न समझ लीजिए बढ़िया से, क्या कह रहा है लास्ट में, वाष्प दाब ज्ञात करिए। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा जब x बराबर 0 तब P बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 mm हो जाएगा। ठीक है, जब x बराबर 1 तब बेंजीन के लिए P बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुने 1 प्लस 60 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 160 mm हो जाएगा। ठीक है, तो 8वां नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला यानी 9वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, विलयन की मोलर सांद्रता पर तापमान पर क्या प्रभाव है। ठीक है, विलयन की मोलर सांद्रता पर तापमान पर क्या प्रभाव है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तापमान बढ़ने से मोलरता घटती है। ठीक है, क्योंकि तापमान के बढ़ने से विलयन का आयतन बढ़ता है लेकिन मोल संख्या रहती है। क्या होती है, विलयन का आयतन बढ़ता है लेकिन उसका मोल संख्या है जो रहती है वैसा ही। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न इस चैप्टर का, निम्न जलीय विलयन में किसकी सांद्रता अधिक है। पहला एक मोलर विलयन, दूसरा एक मोलल विलयन। ठीक है, तो 10वां नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक मोलल विलयन से। ठीक है, एक मोलल विलयन से एक मोलर विलयन की सांद्रता अधिक है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि एक मोलल 1000 ग्राम विलयन में 1 मोल संख्या है, जबकि एक मोलर 1000 सेमी क्यूब आयतन विलयन में 1 सेमी संख्या है। इनका 1000 सेमी क्यूब विलायक से कम है। क्या है, तो कम है। ठीक है, अगला यानी 11वां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, अनुसंख्या गुणधर्म क्या है, उदाहरण दे। ठीक है, अनुसंख्या गुणधर्म क्या है, इसका उदाहरण देना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विलयन के वे गुण जो वाष्प दाब की अवनमन से संबंधित है। ये सभी गुण विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय कणों की संख्या के अनुपात पर
निर्भर करते हैं, न कि विलेय कणों की प्रकृति पर। ऐसे गुणों को अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण डिफिनेशन हो गया, लेकिन उदाहरण भी पूछा है। ठीक है, तो अनुसंख्या गुणधर्म संख्या में 4 है। कितने हैं? 4 है। तो पहला क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। दूसरा में क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा में हो जाएगा हिमांक का अवनमन एवं चौथा में क्या हो जाएगा? परासरण दाब हो जाएगा। ठीक है, तो 11वां नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया है। तो अगला 12वां नंबर प्रश्न है, क्या होता है जब रक्त कोशिकाओं जल में रखा जाता है? ठीक है, 12वां नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या होता है जब रक्त कोशिकाओं जल में रखा जाता है? ठीक है, तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, परासरण के कारण जल अणु रक्त कोशिका के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप रक्त कोशिका का आकार बढ़ जाता है और फट जाती है। ठीक है, बढ़ के फट जाता है। ठीक है, तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला यानी 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, हेनरी के नियम का नियतांक KH के महत्व क्या है? ठीक है, हेनरी के नियम का नियतांक KH का महत्व क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर किसी गैस के हेनरी के नियम का नियतांक KH का मान जितना ही अधिक होता है उसकी विलेयता उतना ही कम होती है। जैसे ही ताप बढ़ता है गैस की विलेयता घटने लगती है। क्या होने लगती है? तो घटने लगती है गैस की विलेयता। अगला यानी 14 नंबर प्रश्न है, एक घोल के लिए राउल्ट के नियम राउल्ट्स लॉ को लिखे। ठीक है, राउल्ट्स के नियम को लिखने के लिए कह रहे थे। इसका उत्तर होगा, राउल्ट्स के नियम के अनुसार किसी दिए गए ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके मूल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। उसके मूल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। ये है राउल्ट्स के नियम। ठीक है, अगला यानी 15 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, पतले विलयन का कोलिगेटिव गुण क्या है? ठीक है, विभिन्न प्रकार के कोलिगेटिव गुण की चर्चा करें। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, पतले विलयन का वह गुण जिसमें अउर्णशील विलेय रहता है, जो केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। जितना अपने गुणों से पृथक वाले विलयन में उपस्थित होता है इससे ही पतले विलयन का कोलिगेटिव गुण कहते हैं। ठीक है, और इधर समझिए कोलिगेटिव गुणों के प्रकार हैं। पहला, विलयन का वायु दाब अवदमन। ठीक है, दूसरा में है विलयन के क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा में है विलयन के हिमांक का अवनमन। चौथा में है विलयन का परिस्वारक दाब हो जाएगा। ठीक है, तो अगला यानी 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न है, ठंडे स्थानों पर कार के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल डालने की सलाह दी जाती है, क्यों? ठीक है, जब ठंडे के स्थान में कार के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल डालने की सलाह क्यों दी जाती है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्यों सलाह दी जाती है? उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इससे पानी के हिमांक का अवनमन हो जाता है, अतः यह 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप नहीं जमता है। ठीक है, ताप है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जमता है। ठीक है, लेकिन बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है लेकिन ताप नहीं। अगला यानी 17 नंबर प्रश्न है, मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं? ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, मोल प्रभाज विलयन के एक अवयव के मोल एवं
कुल मोलों के सरल अनुपात को कहा जाता है। ठीक है, मोल प्रभाज विलयन के एक अवयव के मोल एवं कुल मोलों के सरल अनुपात को कहा जाता है। ठीक है, तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला यानी 18 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। अर्धपरगाम झिल्ली क्या है? ठीक है, अर्धपरगाम झिल्ली क्या है? 18 नंबर प्रश्न का रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्धपरगाम झिल्ली वैसी झिल्ली को कहा जाता है जिनमें होकर सिर्फ विलायक के अणु ही पार कर सकते हैं, विलेय को नहीं, विलायक के। ठीक है, विलायक के ही अणु जो है उससे पार कर सकते हैं अर्धपरगाम झिल्ली से, लेकिन विलेय को नहीं। ठीक है, आंसर बढ़िया से समझ लीजिए। विलायक को अणु पार कर सकते हैं लेकिन विलेय के अणु नहीं। ठीक है, अगला यानी 19 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। परिसारक दाब क्या है? ठीक है, 19 नंबर प्रश्न कह रहा है परिसारक दाब क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा याद कसा घोल को घोलक के एक अर्धपरगामी झिल्ली द्वारा अलग रखा जाए तो घोल को घोलक में जाने से रोकने के लिए लगाया गया दाब उस घोल का परिसारक दाब कहलाता है। ठीक है, तो 19 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला यानी 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। आइसोटोनिक घोल क्या है? ठीक है, आइसोटोनिक घोल क्या है? तो इसको उत्तर हो जाएगा वैसा घोल जिसका परिसारक दाब समान हो। ठीक है, वैसा घोल जिसका परिसारक दाब क्या होगा? समान यानी बराबर हो, आइसोटोनिक घोल कहलाता है। ठीक है, अगला यानी 21 नंबर प्रश्न है हाइपरटोनिक घोल क्या है? ठीक है, हाइपरटोनिक घोल क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अगर किसी घोल का परिसारक दाब दूसरे घोल की अपेक्षा अधिक हो तो ऐसे घोल को हाइपरटोनिक घोल कहते हैं। ठीक है, अगला यानी 22 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। समपरिसारी घोल का एक उदाहरण दे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5% यूरिया एवं 15% ग्लूकोज का जलीय घोल हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 23 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। उन कारकों का उल्लेख करें जिन पर ठोस द्वारा गैस का अधिशोषण निर्भर करता है। ठीक है, अधिशोषण क्या होता है? तो निर्भर करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ठोस द्वारा गैसों का अधिशोषण निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, कौन कौन बातों पर? तो पहला है गैस की प्रकृति पर, दूसरा है ठोस की प्रकृति पर, तीसरा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, चौथा है गैस का दाब पर, पांचवा है तापमान पर, छठा है अधिशोषण की सक्रियता पर करता है। ठीक है, अगला यानी 24 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। अगला यानी 24 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। क्या होता है जब कोलाइडी विलयन का अपोहन किया जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलाइडी विलयन का अस्थायी तत्व उसमें उपस्थित वैद्युत अपघटय पर निर्भर करता है। अपोहन से इन्हें हटा लिया जाता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप कोलाइडी विलयन अस्थायी हो जाता है और स्कंद में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यानी 25 नंबर है। स्कंदन से आप क्या समझते हैं? 25 नंबर प्रश्न का रहा है स्कंदन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिलीमोल में वैद्युत अपघटय का वह न्यूनतम मान जो 1 लीटर कोलाइडी सोल का स्कंदन करता है। ठीक है, क्या करता है? तो 1 लीटर कोलाइडी सोल का स्कंदन करता है, वह वैद्युत अपघटय का स्कंदन कहलाता है। ठीक है, अगला यानी 26 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। किसी विलयन की चालकता तन्यता के साथ क्यों घटती है? ठीक है, तन्यता के साथ क्यों घटती है? इसका उत्तर हो जाएगा किसी विलयन की चालकता सांद्रता कम होने पर घटती है। ठीक है, क्योंकि आयनों की संख्या प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन से कम होती है। ठीक है, कितना होता है? तो सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन से कम होती है। ठीक है, अगला यानी 27 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। इनमें लिए किस प्रकार के कोलाइडी सोल बनते हैं? पहला, सल्फर वाष्प को ठंडे जल से गुजारने पर, दूसरा अंडे की जर्दी पानी में मिलाने पर, तीसरा साबुन विलयन। इसका उत्तर हो जाएगा पहला जो प्रश्न कहा
सल्फर वाष्प को ठंडा जल से गुजारने पर क्या होता है? तो बहु आणविक होता है। दूसरा प्रश्न कहा अंडे की जर्दी पानी में मिलाने पर क्या होता है? तो बृहत आणविक होता है। ठीक है। तीसरा में कहा सामुन विलयन क्या है? तो संकलित होता है। तीसरा का उत्तर हो जाएगा। इधर थोड़ा सा समझ लीजिए, आप लोग का केमिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। आज सब्जेक्टिव कराए जिसमें कुल 27 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आपके एग्ज़ाम में इसमें से एक आध प्रश्न जरूर रहेंगे। ठीक है। तो इसे 100% बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का तैयारी बेहतर ढंग से और चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। ठीक है। सभी विषयों का प्लेलिस्ट बनाकर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप सभी विषयों के आसानी से देख सकते हैं। और PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। आज तक बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।